एक सवाल है, क्या 8% का एक सेफ इन्वेस्टमेंट 16% के रिस्की रिटर्न को भी मात दे सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल उल्टा लगता है ना, लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए इस पूरे गणित को गहराई से समझते हैं। तो आज का मेन सवाल यही है। एक तरफ है ईपीएफ जो दे रहा है 8.25% का फिक्स्ड सेफ रिटर्न, और दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट जहां 16% या उससे भी ज्यादा कमाने का पोटेंशियल है। अब कोई भी यही सोचेगा कि भाई 16% तो 8% से हमेशा ही बेहतर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ये सुनने में नामुमकिन जैसा ही लगता है, पर इसका जवाब ना एक छोटे से टैक्स रूल में छिपा है। एक ऐसा रूल जिसे ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। और पता है, यही छोटा सा रूल पूरे खेल को पलट सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है दो लोगों की कहानी देखना। ये दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, बस उन्होंने एक फैसला अलग लिया। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन दो इन्वेस्टर्स से। तो ये है हमारे दो इन्वेस्टर्स, ए और बी। अब देखिए, दोनों की सिचुएशन एकदम सेम है। दोनों न्यू टैक्स रिजीम में है, दोनों की ग्रॉस सैलरी 26 लाख रुपए है और बेसिक पे भी 1 लाख रुपए महीना है। मतलब सब कुछ एक जैसा, सिवाय एक चीज के। इन्वेस्टर ए ने ईपीएफ चुना और इन्वेस्टर बी ने ईपीएफ को नहीं चुना। अब देखते हैं कि इस एक फैसले का असर क्या होता है। इन्वेस्टर ए अपनी बेसिक सैलरी का 12% यानी 12,000 रुपए ईपीएफ में डालता है और उसका एम्प्लॉयर भी उतने ही पैसे यानी 12,000 रुपए और डालता है। तो कुल मिलाकर हर महीने 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी। उसने ईपीएफ नहीं चुना, तो वो सोचता है कि वो भी ये पूरे 24,000 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट। यही वो हिस्सा है जो इस पूरे कैलकुलेशन की चाबी है, वो छिपा हुआ टैक्स का फायदा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ईपीएफ आखिर है क्या। ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टर ए के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से जो 12,000 रुपए आ रहे हैं ना, वो मैजिकल है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इन्वेस्टर बी के केस में कहानी बिल्कुल अलग है। क्योंकि उसने ईपीएफ नहीं चुना, तो एम्प्लॉयर वाले 12,000 रुपए उसकी सैलरी का हिस्सा बन जाते हैं, और जैसे ही वो सैलरी का हिस्सा बने, वो हो गए टैक्सेबल। तो अब सवाल ये है कि इन एक्स्ट्रा 12,000 रुपए पर इन्वेस्टर बी को टैक्स कितना देना पड़ेगा। 30% के टैक्स स्लैब और 4% सेस को मिला के ये अमाउंट बनता है 3,744 रुपए हर महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर बी जो 24,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा था, वो टैक्स देने के बाद असल में सिर्फ 20,256 रुपए ही इन्वेस्ट कर पाता है। और बस यहीं से सारा खेल बदलना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब सीधा 5 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस एक टैक्स के फर्क ने क्या नतीजा दिखाया। अब वक्त है फाइनल मुकाबले का। तो 5 साल बाद रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, 8.25% के रेट पर इन्वेस्टर ए का ईपीएफ कॉर्पस बन गया 17.75 लाख रुपए। अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टर बी के इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने 11% का बढ़िया रिटर्न दिया, जो 8.25% से काफी ज्यादा है। फिर भी टैक्स कटने के बाद उसका फाइनल अमाउंट सिर्फ 15.75 लाख रुपए ही बना। तो विनर एकदम क्लियर है, ईपीएफ। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर बी को अगर ईपीएफ के 17.75 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो उसे कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेव, जिन्होंने ये एनालिसिस किया है, इस 17.75 लाख के टारगेट को अचीव करने के लिए इक्विटी इन्वेस्टर को लगातार 5 साल तक 16% का पोस्ट टैक्स एनुअलाइज्ड रिटर्न चाहिए होगा। सोचिए, 16%, ये कोई आसान टारगेट नहीं है। लेकिन क्या ये गणित हमेशा ऐसा ही रहेगा या लंबे समय में कहानी बदलती है? चलिए अब इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते हैं, कंपाउंडिंग का जादू काम करना शुरू कर देता है। देखिए, 10 साल में ईपीएफ की बराबरी करने के लिए 12.3% का रिटर्न चाहिए। 15 साल में ये घटकर 11% हो जाता है और 20 साल में सिर्फ 10.35%।
मतलब जितना लंबा समय होगा, इक्विटी के लिए ईपीएफ को पीछे छोड़ना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि हायर रिटर्न का असर वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। पहली बात, ये पूरा कैलकुलेशन इस बात पर निर्भर है कि एम्प्लॉयर पूरे 12% दे रहा है, जबकि असल में कई कंपनियां इसे सिर्फ 1800 रुपये महीने पर टैप कर देती हैं। दूसरी बात, ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर साल बदलता है। तीसरी, इक्विटी में लगातार 16% का रिटर्न कमाना बहुत बहुत मुश्किल है। और आखिर में, ये ऑप्शन सिर्फ उन नए कर्मचारियों के लिए हैं जो सितंबर 2014 के बाद आए हैं और जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ा सबक ये है कि टैक्स एफिशिएंसी यानी टैक्स की बचत वेल्थ बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो अक्सर छिपा रह जाता है। सिर्फ हेडलाइन रिटर्न के नंबर देखना काफी नहीं है। असली कहानी तो ये है कि टैक्स के बाद जेब में कितना बचता है। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में भी ऐसी कोई छिपे हुए टैक्स के फायदे या नुकसान हैं जो चुपचाप हमारे फाइनल रिटर्न को बदल रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।